हेलो हाय एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न मूवमेंट चैनल पर स्वागत करती हूं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि संसद के बारे में, कि संसद 79 अनुच्छेद में संसद के गठन की बात की गई है, जिसमें 80 अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन की बात की गई है, 81 यानी 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। संसद 3 भागों से मिलकर बनी होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है और राष्ट्रपति तीसरे यानी जो मेंबर होते हैं वो संसद का अभिन्न अंग होते हैं। तो जिसमें जो है राज्यसभा स्थायी सदन होता है और लोकसभा जो है अस्थायी सदन होता है। तो ये भी बात याद रखना है। अब आज हम बात करेंगे संसद की यानी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की सदस्यता की योग्यताएं क्या हैं और अयोग्यताएं क्या हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं। जैसे कौन कौन से बेसिस पे क्वालिफिकेशंस हैं और कौन कौन से आधार पे डिस्क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें पता होना चाहिए कि संसद के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन संसद कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद के सदस्य बन सकते हैं या उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात याद रखना है, संसद की सदस्यता के लिए यानी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार एक सांसद के लिए एक व्यक्ति को पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो भारत का नागरिक होना चाहिए पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कि वो संविधान का सम्मान करता हो, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता हो, और राष्ट्र का जो चुनाव आयोग है की शपथ लेना भी इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है। तो ये बात याद रखना है। और दूसरी चीज़ है, लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो और राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, तभी व्यक्ति वो जो है संसद का सदस्य बनने के योग्य है। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो संसद यानी पार्लियामेंट के द्वारा कुछ और भी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो उसमें से जैसे इस प्रकार संसद ने यानी पार्लियामेंट के द्वारा आरपीए एक्ट की बात करें तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत कुछ और क्वालिफिकेशंस की बात की गई, डिसाइड किया गया संसद के द्वारा। तो वही याद रखना है उसमें क्या बात आती है। सबसे पहले तो उसमें उन्हें यानी उस व्यक्ति को एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। ठीक है, और आरक्षित सीट के अंतर्गत यानी कोई अगर सीट आरक्षित है, जैसे सपोज दैट अगर SC/ST की सीट आरक्षित है तो इसके लिए उस जाति या उस कम्युनिटी के लोग ही सदस्यता यानी के सदस्य ही क्वालिफाई हो सकते हैं। यानी जो सीट जिसके लिए निर्धारित की गई है यानी उस कम्युनिटी के ही लोग उस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ये चीज़ बात कही गई है, यानी उस समुदाय के लोग ही सदस्य चुनाव लड़ने के योग्य होंगे। तो ये बात याद रखनी है। ये हम बात कर रहे थे क्वालिफिकेशंस के बारे में कि ये योग्यताएं होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति जो है वो पार्लियामेंट का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है। डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुसार एक सदस्य को, सांसद को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर व्यक्ति होता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ बात याद रखना है, इसमें जो मंत्री हैं उनके लिए छूट दी गई है, उनको लाभ के पद पर कंसिडर नहीं किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना है। और कोर्ट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मेंटली जो है मानसिक रूप से विकृत घोषित कर दिया गया हो, वो व्यक्ति भी संसद में सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं है। दूसरी व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, वो व्यक्ति भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे देश की विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस बेसिस पे भी वो डिस्क्वालीफाई हो जा सकता है, हो जाता है। अगर अपार्ट फ्रॉम दीज डिस्क्वालिफिकेशंस, संसद ने आरपीए एक्ट यानी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है के तहत कुछ और भी निर्धारित किए हैं डिस्क्वालिफिकेशंस के, जिसमें उन्होंने भ्रष्ट अपराधी दोषी नहीं होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति जो है भ्रष्ट अपराध नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी यानी ऐसा व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं होना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप 2 साल से अधिक कारावास की सज़ा हुई हो। तो अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से अधिक कारावास की सज़ा होती है तो उस बेसिस पे भी वो व्यक्ति जो है
डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट से, जैसा कि अभी हाल ही में ऐसा केस घटित हुआ है। राहुल गांधी जी का जो मामला है, उन्हें जो वायनाड से जो कॉन्स्टिट्यूंसी से यानी जो सांसद थे वहाँ से वायनाड से, उनको जो है 2 साल से अधिक जो सज़ा सुनाई गई, इसमें 2 साल की जो उसमें बात हुई मामला, ठीक है। करंट का जो इशू है उसमें उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया संसद यानी पार्लियामेंट की सदस्यता से। तो ये अभी बहुत ही लेटेस्ट मामला है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि जब इस तरीके की कोई न्यूज़ अगर बहुत हाईलाइट होती है तो फिर उस तरीके से उस कंडीशंस में क्वेश्चंस बनना बहुत ही मतलब आवश्यक हो जाता है। फिर इसमें बात करें कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि सरकारी सेवाओं में या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें व्यावसायिक रूप से वो लिप्त पाया जाता है, तब भी जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जिसमें जो राहुल गांधी जो वायनाड से यानी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, इसमें जो आरपी एक्ट है यानी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, इसके तहत जो इसकी धारा 8 है, यानी जो आरपी एक्ट की धारा 8 यानी 8 के तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ये याद रख सकते हैं, हो सकता हो कुछ बहुत ज़रूरी लगे ये जानकारी। आगे बात करें तो यदि देखो एक सांसद को अयोग्य घोषित किए जाने पर अंतिम रूप से जो एक डिसीजन है वो राष्ट्रपति का मत होता है, लेकिन राष्ट्रपति से चुनाव आयोग की कंसल्टिंग के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। यानी एक सांसद को अयोग्य ठहराने के लिए अंतरिम रूप से जो डिसीजन है वो राष्ट्रपति का मत होता है, लेकिन वो जो मत है वो चुनाव आयोग के कंसल्टिंग के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। अब अगर हम बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल के आधार पर जो डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसमें क्या क्या संविधान में निर्धारित किया गया है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है तो उसे संसद की सदस्यता से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या बात है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित पाया जाता है यानी अयोग्य पाया जाता है तो वो व्यक्ति संसद की सदस्यता से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। नेक्स्ट बात, एक सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य तब ठहराया जाएगा, यानी वो कोई व्यक्ति है जो दल बदल के आधार पे तब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है यदि वह स्वैच्छित रूप से किसी राजनीतिक सदस्यता की यानी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दिया हो जिसके टिकट पर उसने चुनाव लड़ा और वो जीता, ठीक है। यानी कोई सपोज दैट अगर एक व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में पहले वो था पार्टी में और उसने इस पार्टी के टिकट पर उसने चुनाव लड़ा और जीत गया, अब वो जो व्यक्ति है उस पार्टी को छोड़ देता है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इस तरीके से यानी जो दल बदल के आधार पे वो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना है। इसमें एक चीज़ और है, जब यानी कोई राजनीतिक दल यानी कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी में है और उस पार्टी में वो इलेक्शन लड़ा जीता जो भी है, और इसके बाद में वो पार्टी के निर्देश के विपरीत कोई कार्य कर रहा हो, यानी अगर वोटिंग करने के लिए सदन में मतदान करने के लिए बोला गया है और वो मतदान अपने हिसाब से कर रहा है, या वो सदन में अनुपस्थित रह रहा है, यानी इस तरीके से जो राजनीतिक पार्टी उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है, तब भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये डिस्क्वालीफाई माना जाता है, मतलब ये जो डिस्क्वालीफाई की जो कंडीशंस हैं। इसके अलावा जो है कोई स्वतंत्र रूप से अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय सीट पर वो व्यक्ति चुनाव लड़ा है और उस शामिल होता है, यदि कोई व्यक्ति नामित व्यक्ति सदस्य यदि कोई नामित सदस्य मतलब कि नॉमिनेटेड पर्सन अगर वो 6 मंथ के अंदर किसी पार्टी में शामिल होता है, ठीक है। तो इसमें 2 बातें याद रखना है कि अगर कोई निर्दलीय सीट पे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा है, ठीक है, और वो जो है 6 मंथ के बाद यानी 6 मंथ के अंदर अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तब तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं घोषित किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति 6 मंथ के बाद वो किसी पार्टी में शामिल होना चाहता है या शामिल हो जाता है तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पे उसे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति नॉमिनेटेड व्यक्ति है, नॉमिनेटेड जैसे कि हमने पढ़ा कि जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में जो है मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, या जैसे कि लोकसभा में 2 व्यक्ति जो है एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे, तो फिर उन्हें रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अगर ये व्यक्ति
6 माह के अंदर अगर वो किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं समझा जाएगा, ठीक है? यानी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अगर आफ्टर 6 मंथ के अगर बाद ये व्यक्ति किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें जो है डिस्क्वालीफाई समझा जाता है, मतलब मान लिया जाता है। तो ये कंडीशंस हैं, इन्हें याद रखना है। 10वीं सूची के तहत जो अगर डिस्क्वालिफिकेशंस की अयोग्यता की बात करें तो लोकसभा के मामले में लोकसभा के स्पीकर डिसीजन लेते हैं और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के चेयरपर्सन जो हैं वो डिसीजन लेते हैं, ना कि राष्ट्रपति, ठीक है? तो ये बात याद रखना है। एंटी डिफिक्शन यानी जो दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता का प्रश्न है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं और जो राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो करते हैं। जो चेयर मतलब जो भी चेयरमैन जो चेयरशिप संभालते हैं वो करते हैं। 1992 में ऐसा हुआ, जैसा कि पहले ऐसा था कि जो लोकसभा के स्पीकर जो डिस्क्वालिफिकेशंस का निर्णय करते थे या राज्यसभा में जो सभापति करते थे, इनको एक न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं रखा जाता था। लेकिन 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि इस संबंध में अध्यक्ष और जो सभापति का जो निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत इसे रखा गया। यानी अगर इन्होंने फैसला किया है, अगर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया है और उस बेसिस पे कोई बायसनेस वो पक्ष रूप से भेदभाव पाया जाता है तो जो है इसकी जांच की जा सकती है। तो ये रही क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशन। आई होप बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप लोगों को अच्छे से जो है बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड नाइट।